सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्य दीपक त्रिपाठी, इतिहास विषय विशेषज्ञ, आज आपको सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीए कोर्स के जो अब नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर प्रणाली हो गई है, उसमें इतिहास विषय के बेसिक पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास विषय पढ़ा जाए या बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस के बारे में पढ़ा जाए तो नई शिक्षा नीति के तहत पूरे सिलेबस को हम सेमेस्टर प्रणाली में कन्वर्ट कर दिए हैं। सेमेस्टर प्रणाली मतलब 6 महीने प्रथम सेमेस्टर और अगला 6 माह आपका द्वितीय सेमेस्टर कहलाएगा। तो ये जो सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे ये आपके बीए प्रथम सेमेस्टर के इतिहास विषय के अनुसार यह सिलेबस होगा। बदले हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आपका इतिहास विषय का पहला जो सेमेस्टर है वह आपका प्राचीन इतिहास से प्रारंभ है और ये टोटल चलता है आपका लगभग 1206 ईस्वी तक, जब इतिहास में आपका मध्यकाल का इतिहास प्रारंभ माना जाता है। तो आज के सिलेबस में हम लोग अध्यायवार अपने सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका अध्याय है जो हमको पढ़ना है वह आपका बेसिक चीज ही है, प्राचीन इतिहास के बारे में हमको अध्ययन करना है। इतिहास कैटेगरी में आप समझेंगे कि इतिहास को हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। उस भागों में हमने अगर अध्ययन की दृष्टि देखें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और उसके बाद एक और इतिहास का पोर्शन जुड़ता है जिसको कहा जाता है समसामयिक इतिहास, जिसमें तत्कालिक घटनाएं का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो जो पहले सेमेस्टर में जो आपका पोर्शन है वह इसी प्राचीन इतिहास के बाद से संबंधित है। तो प्रथम जो अध्याय के प्रथम जो टॉपिक रहेगा, हम इस प्राचीन इतिहास के अर्थ के बारे में समझेंगे। इसके बारे में अनेक इतिहासकारों ने क्या अपने विचार रखे हैं उनके बारे में समझेंगे। प्राचीन इतिहास की प्रमुख विशेषताएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो इसको मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास से इसको अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है। दूसरा, इसके बाद हम सीधे चलेंगे संस्कृति और परंपराओं के बारे में प्राचीन कालीन, क्योंकि मनुष्य का सभ्य तभी माना जाता है, मनुष्य की सभ्यता की शुरुआत तभी से होती है जब वहां पर उसके जीवन में संस्कृति और परंपराओं का निर्माण होने लगता है। तो प्राचीन काल के जो निवासी रहते थे, जो ईसा पूर्व समय था, उस समय में रहने वाले लोगों का जो अभी विकास, मानव श्रेणी का विकास कर रहे हैं, जंगलों में रहते हुए, कंदर्पों में रहते हुए, गुफाओं में रहते हुए धीरे धीरे वह सभ्य मानव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनकी संस्कृति क्या थी तत्कालीन, और उनकी कौन कौन सी परंपराएं थी, जो लोग आपस में वह लोग एक समाज का निर्माण करते थे उन परंपराओं का निर्वहन करके। तो हमारा जो जिसका दूसरा टॉपिक होगा, इसमें उन्हीं के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम उन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिनके स्रोत, जिनके लेखन के द्वारा आज के समय में आधुनिक इतिहास की विचारधाराएं लिखी गई हैं। तो तीसरा हमारा जो इसका टॉपिक होगा वह होगा भारत के प्रख्यात इतिहासकार, वह व्यक्ति जिन्होंने अपने विचारों से, अपने लेखन से हमारे सामने इतिहास की मूलभूत विशेषताएं, परंपराएं, संस्कृतियों के बारे में, घटनाओं को हमारे सामने लिखित रूप में प्रस्तुत किया। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे प्राचीनतम समय से। पहला इसमें जो इतिहासकार के बारे में, जिसके बारे में पढ़ना है, वह हमारे हैं कल्हड़। ठीक है, कल्हड़ के बारे में हम सबको मालूम है, ये कौन थे, काश्मीरी इतिहासकार थे। तो भारत में कुछ इतिहासकार इनको भारत का प्रथम इतिहासकार भी कहते हैं। ठीक है, इनके रचनाओं से, इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है कल्हड़ की, वो आपकी हम सभी जानते हैं, वो है आपकी राजतरंगिणी।
इस राज तरंगिणी में कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। ठीक है, और इसमें इस राज तरंगिणी के द्वारा हमको तत्कालीन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यह पुस्तक 1148 ईस्वी से 50 ईस्वी के बीच लिखा गया था। सोचिए, आज से करीब 1400, 1500, 1000 साल पूर्व लगभग लिखी गई यह किताब तत्कालीन इतिहासकारों, राजाओं के बारे में जानकारी दे रही है। यहाँ पर महाभारत के संबंधित राजाओं के से ये इतिहास शुरू होता है और आगे बढ़ता है। तो सबसे प्राचीनतम अगर इतिहासकार माने जाएं तो वो हमारे कल्हड़ महोदय आते हैं। दूसरे नंबर पर प्रमुख इतिहासकारों की बात किया जाए तो आते हैं हमारे आरसी मजूमदार। प्राचीन इतिहास की जब भी बात होगा, भारत में इतिहास लेखन की जब भी बात होगा, तो मजूमदार का नाम अवश्य रूप से आएगा, क्योंकि इन्होंने इतिहास को सबसे पहले विस्तृत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है आरसी मजूमदार ने। इनके इतिहास की रचनाएं प्राचीन काल से प्रारंभ होती हैं और ये पूरा ड्यूरेशन कवर करते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं हैं इसके बारे में, इनके इतिहास के बारे में डिटेल में ये लिखते हैं। यहाँ तक कि आगे चल करके इनकी पुस्तकों की जो सीरीज हुई है, ये अपने 11 खंडों में पूरा का पूरा इनका इतिहास हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। तो आरसी मजूमदार के बारे में पढ़ना है, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है, इन्होंने इतिहास में क्या योगदान दिया इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका यदुनाथ सरकार। एक ये बंगाली नाम है, अगर हिंदी नाम आपको देखेंगे इस ज की जगह य हो जाता है और इनका नाम दिखाई देता है हमको यदुनाथ सरकार। ये 1870 से लेकर के 1958 तक इनकी जीवनी चली और यदुनाथ सरकार का विशेष योगदान था मुगलों के इतिहास के बारे में। तो मुगलों का अगर इतिहास हमको पढ़ना होगा तो यदुनाथ सरकार का उसमें विशेष योगदान रहता है। इसके बाद आता है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर का भी हम देखेंगे, अध्ययन डिटेल में अध्ययन करेंगे। 1883 से लेकर के 1966 अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक का इनका कालखंड है और इन्होंने जो इनकी प्रमुख पुस्तक जो है वह 1857 की क्रांति के बारे में विस्तृत रूप से हमको बताती है। तो इनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और आखिरी जो इतिहासकार जो आपके सिलेबस में है वो है केपी जायसवाल का। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है हिंदी पॉलिटिक्स, हिंदू पॉलिटी, जो 1924 ईस्वी में लिखी गई थी। और ये पहले इतिहासकार थे जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा या विदेशी इतिहासकारों के द्वारा जो एक मिथक बनाया गया था कि भारत में कोई भी एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, एक संस्था, प्राचीनतम काल में संस्थाएं नहीं थी, तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक के द्वारा उस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया है। तो इन प्रमुख इतिहासकारों के बारे में हमको अध्ययन करना है आपके सिलेबस में। इसके बाद भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में हमको अध्ययन करना है कि प्राचीनतम जो भारत के लोग थे उनकी ज्ञान प्रणाली क्या थी। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से करते थे, इनमें भारतीय साहित्यों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भारतीय परंपराओं के बारे में पढ़ना है। तो ये टोटल डिटेल साहित्य वाला पोर्शन आपका भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत आ जाएगा। और प्रथम अध्याय का आखिरी जो आपका आता है वह है पूर्व ऐतिहासिक युग के बारे में हमको संक्षिप्त रूप में अध्ययन करना है। इसमें हम पूर्व ऐतिहासिक युग मतलब जब से मानव ने विकसित करना शुरुआत किया, जब से मानव का विकास होना शुरुआत हुआ। तो इस कालखंड में, पूर्व ऐतिहासिक कालखंड में हमको पूरा पाषाण से स्टार्ट करना है। पाषाण कालखंड मेनली है इसमें। ठीक है, पाषाण काल में हम पूरा पाषाण भी पढ़ेंगे, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम धातु युग, इसके बाद जो आता है इन युगों की क्या विशेषताएं थी, मानव कैसे रहता था, उसके उनके औजार क्या थे, उनके खान पान क्या थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा हो गया टोटल प्रथम अध्याय।
दूसरा अध्याय हम सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ेंगे। भारत की जो सबसे प्राचीनतम अगर सभ्यता की बात किया जाए, जो एक विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय अगर मैप में हम देखते हैं तो आज के समय में ये पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र लिया हुआ ये जो क्षेत्र है, जो प्रमुखतः सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इस सभ्यता के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत की विश्व की जो प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, वहाँ के लोग किस प्रकार रहते थे, उनके नगरों की संरचनाएं क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद भारत में शुरुआत होता है वैदिक कालखंड, जो लगभग आपका माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। इस कालखंड के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इस वैदिक कालखंड को हम दो हिस्सों में पढ़ना है। एक आता है आपका पूर्व वैदिक काल और दूसरा आता है आपका उत्तर वैदिक काल। यह वह कालखंड था जब भारत में आर्यों का आगमन होता है और यह पूरा की पूरी, देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और वैदिक सभ्यता जो आएगी वो एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, और यहाँ पर हमको आर्यों के आगमन, उनकी परंपराएं, वेदों के बारे में, इसके बारे में हम लोग को इस सेकंड अध्याय के अंदर पढ़ना है। तीसरा अध्याय उसके बाद हमको मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। बिहार का वह क्षेत्र, किस प्रकार भारत में राजवंशों की शुरुआत हुई है। तो मुख्यतः तीसरे अध्याय में हमको भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ना है और उसमें भी हमको भारत का प्रथम राजवंश जिसको माना जाता है, जो विस्तृत रूप से जिन्होंने भारत को पूर्ण रूप से अधिकार करना शुरुआत हुआ, वह क्षेत्र था मगध। और इसमें स्पेशली हमको मौर्य राजवंश के बारे में पढ़ना है। मौर्य राजवंश के में प्रमुख आपको 3 शासकों के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और तीसरा आपका अशोक के बारे में, इनके शासनकाल के बारे में, इनकी नीतियों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद मगध काल में मौर्यों के शासन में ही कौटिल्य, जिन्होंने इस पूरे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, अगर उनको कहा जाए तो कौटिल्य के बारे में पढ़ना है और उनकी रचनाएं, जो विश्व प्रसिद्ध रचना उनकी है अर्थशास्त्र, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है इस तीसरी यूनिट में। चौथा यूनिट हमारे गुप्त काल से प्रारंभ होगा, जिसको गुप्त काल के अंतर्गत हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसके संस्थापक, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये 3 राजाओं के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। और इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जो गोल्डन एरा था, भारत का स्वर्ण काल था, इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। उस समय कौन सी स्थापत्य कलाएं थी, किस प्रकार व्यापार बढ़ता था। ठीक, ये हमारे टोटल चौथे अध्याय में था। 5वां अध्याय हमारा शुरुआत होता है हर्षकाल से। एक लंबा गैप इतिहास में, फिर हर्षकालीन आता है। हर्षकाल के में हमको हर्ष के बारे में पढ़ना था, क्योंकि अब तक मगध से सेंटर चेंज होकर के अब उज्जैन आ गया है। पहले शासन का संपूर्ण केंद्र मगध था, अब वहां से वो शासन का केंद्र चेंज हो जा रहा है और सेंट्रल इंडिया में उज्जैन के पास आ जा रहा है। तो वहां से हमको उज्जैन की राजनीति के बारे में पढ़ना है, जिसमें सर्वप्रमुख है हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसके बाद भारत में राजपूत एरा शुरुआत होता है, राजपूतों का काल आता है, जिसमें हमको 4 प्रमुख राजपूत राजाओं के बारे में पढ़ना है, उनके वंश के बारे में पढ़ना है। पहला प्रतिहार है, दूसरा चालुक्य है, तीसरे परमार हैं और चौहान राजवंश के बारे में हमको पढ़ना है। ये टोटल हमको 5वें यूनिट में हमको देखना है। फिर आपका आता है 6वां यूनिट, जिसमें हम भारत में किस प्रकार राजपूत काल के बाद सामंतवाद का उदय होता है, सामंतवादी व्यवस्थाएं कैसे रहते हैं, उस समय व्यापार कैसे होता था, उस समय प्रमुख छोटे छोटे जो राजवंश थे उनके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे हिंदुओं की प्राचीन काल में कौन कौन से रीति रिवाज थे, उनकी परंपराएं क्या थी, उनकी मान्यताएं क्या थी, उनके कौन कौन से संस्कार थे हिंदुओं के, इन सभी डिटेल में हमको पढ़ना है। और आखिरी चैप्टर आपका चैप्टर 8, जिसके पास आपका मध्यकाल शुरुआत हो जाता है। भारत में एंट्री होती है इस्लाम धर्म की और इस्लामिक शासकों की भारत में एंट्री होते हैं और ये यहाँ पर आकर के
पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को इन्होंने परिवर्तित कर दिया। इसमें भी दो प्रमुख बारे में पढ़ना है, एक महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गोरी। इनके आक्रमण के बारे में पढ़ना है। इस मोहम्मद गोरी के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में सल्तनत काल की शुरुआत होती है, जो 1206 से स्टार्ट होता है, जो आपको सेकंड सेमेस्टर में जाकर के वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार प्राचीन इतिहास के हमने अलग अलग आज के वीडियो में चैप्टर के बारे में अध्ययन किया, आपके पाठ्यक्रम नवीन पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन किया। तो अगले चैप्टर में हम लोग A to Z पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे और हम भारत के इतिहास के बारे में समझेंगे, इसकी संस्कृति परंपराओं के बारे में समझेंगे और प्रमुख इतिहासकारों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।